गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। करने केमिकल बॉन्डिंग को आसान, आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौ। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। रोज की तरह आज फिर से एक बहुत आसान बनाने का प्रयास रहेगा हमारा आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा दिया है। हमने आपको थियरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन समझाई, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट थियरी समझाई, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कहती है एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बॉन्ड ये ओवरलैप दो तरीके का होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके से बन सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन पेयर किन दो एटम्स के बीच में शेयर हुआ है, अगर सेम एटम के बीच में शेयर होता है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर अलग अलग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो अलग अलग एटम्स के अगर ओवरलैप करते हैं तो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बाद हमने समझाया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको अभी तक समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार की होती है। विभिन्न तरह की 10 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको समझाई, जिनमें से आगे बढ़ने से पहले कुछ हाइब्रिडाइजेशन को रिकैप करते हैं जो हर पल हर वक्त आपके साथ होनी चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और शेप ट्रायंगुलर प्लेनर आपकी शेप होती है। इसी प्रकार अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो आपकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है तो यहाँ पर आपके तीन इक्वेटोरियल, जो ये प्लेनर ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, और एक ये अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, दो आपके बॉन्ड एंगल होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। पहले वर्ड का मतलब है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है सेंटर एटम के अराउंड काउंटर एटम्स को या सराउंडिंग एटम्स को अरेंज करना एक डेफिनेट डायरेक्शन में। जो अरेंजमेंट सेंटर एटम के अराउंड एक डेफिनेट डायरेक्शन में एटम्स को अरेंज करके आता है उसको उसकी ज्योमेट्री कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेंटर एटम रहा, एक क्लोरीन को आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया, एक क्लोरीन को आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब ये जो अरेंजमेंट एटम्स का अराउंड सेंटर एटम इन डेफिनेट डायरेक्शन इन स्पेस आपको उत्पन्न हुआ है, इसको BeCl2 की ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाएगा। ज्योमेट्री को साधारण शब्दों में आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट। अब ये जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट एटम्स का अराउंड सेंटर एटम इन डेफिनिट डायरेक्शंस। आप साधारण शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अब ये जो अरेंजमेंट होता है या स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेस के अंदर जो ये अरेंजमेंट होता है ये दो तरह का हो सकता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से और एक इर्रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को या अरेंजमेंट को रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से तब हम कहते हैं जितनी बातें उस मॉलिक्यूल के बारे में हाइब्रिडाइजेशन कहता है, अगर मॉलिक्यूल में वो सारी की सारी लागू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे BeCl2 है, तो BeCl2 की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो sp आती है, और बॉन्ड एंगल Cl BeCl 180 का बॉन्ड एंगल आता है। तो अगर किसी में हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो उसकी शेप लीनियर होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल उसमें 180 डिग्री का होना चाहिए, एज स्टेटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। अगर वास्तविकता में उतना ही अरेंजमेंट आता है, अगर बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक प्रैक्टिकली भी उतना ही पाया जाता है, तो ऐसी ज्योमेट्री को
रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाता है। अब एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली और हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, राइट। तो एज पर हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मॉलिक्यूल की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली जितना हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आया है, अगर प्रैक्टिकली उतना ही बॉन्ड एंगल और ऐसा ही अरेंजमेंट अराउंड द सेंटर एटम पाया जाता है जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन बताती है, तो ऐसी ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से हम पहचानते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में, से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें और एग्जांपल हमने NH3 का एग्जांपल अगर हम लें, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे, ये आपका सेंटर एटम है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच अराउंड द सेंटर एटम 3 है और एक लोन पेयर है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। भाई स्टेरिक नंबर 4 और 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऐसा पाया जाना चाहिए इसके अंदर कि यहां पर ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन ऐसा पाया जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा पाया जाता है कि NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट नहीं, प्रैक्टिकली जो पाया जाता है कुछ अलग पाया जाता है और वो 107 डिग्रीज पाया जाता है। तो एनी डेविएशन रेगुलर ज्योमेट्री से अगर बॉन्ड एंगल में या स्पेशियल अरेंजमेंट में एटम्स के अगर कोई डेविएशन पाया जाता है तो उस ज्योमेट्री को इर्रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाता है। इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है एनी डेविएशन, अगर कोई भी बदलाव बॉन्ड एंगल में किसी भी कारण से बॉन्ड एंगल में या एटम्स के अरेंजमेंट में, स्पेस में अराउंड सेंटर एटम, अगर कोई भी बदलाव रेगुलर ज्योमेट्री में देखने को मिलता है तो ऐसी ज्योमेट्री को इर्रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पर NH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप तो टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट होता है होना चाहिए इतना, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि यहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट ना होके 107 डिग्रीज होता है। तो हो गया बदलाव, हो गया चेंज, डेविएट कर गया, बॉन्ड एंगल डेविएट कर गया। तो ऐसी ज्योमेट्री को इर्रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाएगा। लास्ट में एक बार फिर से पुनः रिपीट करते हैं, प्यार से रिपीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं चीजों को परमानेंट। इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है एनी डेविएशन ईदर इन द स्पेशल अरेंजमेंट और इन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक अगर बॉन्ड एंगल या स्पेशल अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंस होता है तो उस ज्योमेट्री को इर्रेगुलर ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे जहां पर इर्रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। इससे पहले इर्रेगुलर ज्योमेट्री का हेडिंग हम शुरू करें, उससे पहले हमें पढ़नी होगी एक थियरी, और थियरी का नाम है वेस्पर थियरी। थियरी का नाम है वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस, वी का मतलब वैलेंस, एस का मतलब शेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर, पी का मतलब पेयर, आर का मतलब रिपल्शन, आर का मतलब रिपल्शन। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थियरी। यह थियरी क्या कहती है? सेंटर एटम के अराउंड दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक पेयर होता है जो शेयर्ड हो जाता है,
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl, HCl में ये वाला पेयर होगा जो शेयर्ड हो जाता है, इस शेयर्ड पेयर को कहा जाता है BP, मतलब बॉन्ड पेयर। और इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो अनशेयर्ड रह जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है लोन पेयर, इन्हें कहा जाता है लोन पेयर। तो थियरी ये कहती है, व्हाट द थियरी स्टेट्स, याद रखो थियरी में आगे बढ़ने से पहले दो बातें बहुत अच्छे से आपके क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, एटम के बॉन्डिंग के बाद दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर उसके अंदर होते हैं, एक पेयर जो वो शेयर कर लेता है उसको बॉन्ड पेयर के नाम से पहचाना जाता है, और एक पेयर जो अनशेयर्ड रह जाता है उसको लोन पेयर के नाम से पहचाना जाता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि सेंटर एटम के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं और तब तक रिपेल करते रहते हैं जब तक उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए। मान लो से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास, कैन आई हैव वन मार्कर प्लीज, पेन प्लीज, ये हमारे पास सेंटर एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता रहेगा और ये रिपल्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी पोजीशन फिक्स करेंगे, या स्पेस के अंदर वो पोजीशन वो फिक्स करते हैं जहां पर उनका रिपल्शन मिनिमम होता है, राइट। तो यहां पर हमने कहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। थ्योरी ये कहती है इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर एटम के अराउंड आपस में रिपेल करते हैं, और कब तक रिपेल करते हैं, जब तक उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए। चलिए यहां पर थियरी ये कहती है, थियरी की सेकंड स्टेटमेंट, ये तो एक वर्बल स्टेटमेंट, अब थियरी की दूसरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है। थियरी ये कहती है सेंटर एटम के अराउंड लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सेंटर एटम के अराउंड सबसे कम जो रिपल्शन रहता है वो सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है। थियरी की सेकंड डेफिनेशन, आपसे कोई पूछता है पहले तो सिंपल डेफिनेशन बोल दो कि भाई सेंटर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं और तब तक रिपेल करते रहते हैं जब तक उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए। और प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल में डेफिनेशन लगती है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है सेंटर एटम के अराउंड लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली ये थ्योरी ये कहती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम होता है, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। चलो बच्चों अब समझते हैं इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम CH4 का लेते हैं। CH4 में प्यारे बच्चों ये सेंटर एटम है, और सेंटर एटम के अराउंड एटम्स हैं 4 प्लस लोन पेयर है 0 सेंटर एटम पे। तो यहां पर क्वोशिएंट स्टेरिक नंबर आ गया 4, और स्टेरिक नंबर 4 अगर आ जाता है तो आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे कार्बन बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये सेंटर एटम के अराउंड ये उसके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब इस प्रकार एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां पर सेंटर एटम के अराउंड एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा। अर्थात यहां पर सेंटर एटम के अराउंड सिमेट्रिकल रिपल्शन है चारों तरफ से। जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये इसको रिपेल करेगा, उतना ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर, 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 यहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है।
ये चारों के चारों आपस में चारों दिशाओं में इक्वली एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इक्वल दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए यहां पर शेप होगी टेट्राहेड्रल और बोन एंगल भी यहां पर होने वाला है टेट्राहेड्रल, और बोन एंगल होने वाला है जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो यहां पहले आप ये चेक करो किस टाइप के रिपल्शन है। CH4 में जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। बॉन्ड पेयर, चारों तरफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, यानी कि सेंटर एटम के अराउंड जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के अनुकूल है। अरेंजमेंट भी वही है, बॉन्ड एंगल भी वही है, तो ऐसी ज्योमेट्री को कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। इन्हें कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। अब चलते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की तरफ जहां पर अरेंजमेंट थोड़ा सा डेविएट करता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसको टैग से करते हैं रब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है यहां पर NH3। यहां पर सबसे पहले निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंटर एटम नाइट्रोजन, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3, एक है यहां पर लोन पेयर और स्टेरिक नंबर आ गया 4। अब आप जानते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp3। अब इस मॉलिक्यूल को जरा डिटेल में चेक करते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप और बॉन्ड एंगल क्या उसी के अनुकूल होगा या नहीं होगा। चलो भाई इसका स्ट्रक्चर चेकआउट करते हैं। सेंटर एटम नाइट्रोजन, नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और ये हो जाएगी 2s2 एंड 2p3, ये हो जाएगा 2p3। इस प्रकार यहां पर 1s2 2s2 2p3। अब मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने हैं तीन बॉन्ड बनाने हैं, 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसके पास। तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में नाइट्रोजन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या करेगा, इन्हें इंटरमिक्स करेगा। किनको, एक s को और p के 3 ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब आप जानते हो sp3 में इस प्रकार अगर ऑर्बिटल पिक्चर देखते हो तो इस प्रकार की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। ये ऐसे और ये ऐसे। अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर से समझना चाहते हो तो नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में समझना चाहते हो तो ये रहा नाइट्रोजन। इस प्रकार नॉन प्लेनर बॉन्ड को हल्का सा बड़ा करके दिखाना है और ऐसे। अब आप एक S मिक्स हुआ और 3 P मिक्स हुए, इसका मतलब आपके पास रहे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिडाइज में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा बदलाव है यहां पर। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहां पर भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, क्लियर है। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनवाएगा। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1s1, यानी कि ये है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। दूसरा हाइड्रोजन यहां पर ओवरलैप करेगा और तीसरा हाइड्रोजन यहां पर ओवरलैप करेगा। ये वाला यहां ओवरलैप कर लेगा, यहां ओवरलैप कर लेगा। इसी प्रकार बॉन्ड लाइन नोटेशन में आओगे, एक हाइड्रोजन यहां अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहां अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा और एक हाइड्रोजन यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा। ये कुछ ज्योमेट्री होगी, ये कुछ शेप होगी NH3 की। लेकिन अब
शेप बनने के बाद, अब ज्योमेट्री बनने के बाद आप जरा इसको ध्यान से देखिए। ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये रहा अनशेयर्ड, इसे लोन पेयर के नाम से पहचाना जाता है। वेट करना जरा। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा जिसको लोन पेयर के नाम से कहा जाएगा क्योंकि इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड रहा, इसे बॉन्ड पेयर कहा जाएगा। ये भी बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी शेयर्ड पेयर हो गया, और ये भी शेयर्ड पेयर हो गया, ये भी शेयर्ड पेयर हो गया। तो नाइट्रोजन के अराउंड अगर आप देखेंगे, सेंटर एटम के अराउंड दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक लोन पेयर और बाकी तीन रहे बॉन्ड पेयर। अब सेंटर एटम के अराउंड एक से अधिक तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, एक से अधिक तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इनका रिपल्शन अलग होता है और लोन पेयर का रिपल्शन अलग होता है। क्यों? ये बताया वेस्पर थियरी ने। वेस्पर थियरी क्या कहती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर, राइट। यहां आप देखेंगे इस साइड होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, इस साइड भी होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ये होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, यहां बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और ये होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। अब मैं यहां पर आपको ये एक मदद से समझाता हूं। एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर ये हैं हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर, ये हैं तीन बॉन्ड पेयर, राइट। ये तीन हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। ओके बच्चों, वी हैव दिस थ्री बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास हो गया एक लोन पेयर। अब ये रहा लोन पेयर, ये रहे बॉन्ड पेयर, बीच में है नाइट्रोजन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है, गौर से समझिएगा, कि जो लोन पेयर होता है ये ज्यादा रिपेल करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये क्या करेगा? ये इनको रिपेल कर देगा, ज्यादा रिपेल करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा। ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसमें कम होगा। तो ये क्या करेगा? हल्का सा बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि नीचे से उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा, ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो जहां पर ये बॉन्ड एंगल इतना होना था, ये हल्का सा कम हो जाएगा, इस प्रकार हल्का सा कम हो जाएगा। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ड्यू टू इस लोन पेयर की वजह से ज्यादा रिपल्शन ऊपर से देखने को मिलेगा, तो ये जो बॉन्ड है हल्का सा कम हो जाएगा। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे होने थे, ये हल्का सा नजदीक आ जाएंगे, और एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था, दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली जो पाया जाता है, एक्चुअली बॉन्ड एंगल पाया जाता है 107 डिग्रीज। तो आपसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है कि NH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का क्यों होता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल बजाय 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पाया जाता है 107 डिग्रीज। तो ये जो डेविएशन होता है, ये डेविएशन होता है इस लोन पेयर के आ जाने से। इसको आप शॉर्ट नोट में ये भी लिख सकते हैं, अगर आपकी ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर आता है तो वो क्या करता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, तो वो जो ज्योमेट्री होती है उसको रेगुलर से हल्का सा इरेगुलर कर देता है। मतलब ज्योमेट्री के अंदर हल्का सा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि NH3 में आपको देखने को मिला, बॉन्ड एंगल होना इतना चाहिए था, लेकिन ऊपर से
ऊपर से ये लोन पेयर है, इसने रिपल्शन ज़्यादा कर दिया, इसने रिपल्शन ज़्यादा कर दिया, रिपल्शन ज़्यादा करने की वजह से बॉन्ड एंगल हल्का सा कम हो जाता है। जैसे ये समझिएगा इस प्रकार, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करता है, तो जो बॉन्ड एंगल ये होना था ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। ये वेस्पर थ्योरी कहती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, लेते हैं एक और एग्जांपल। अब लेते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री का एक और सुंदर सा एग्जांपल, और सुंदर सा एग्जांपल है वाटर का। अब यहां पर वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। सबसे पहले जब भी किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या बॉन्ड एंगल आपको बताना हो, ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल आपको बताना हो, सबसे पहले आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, राइट। जैसे कि सेंटर एटम के अराउंड 2 एटम अटैच हैं, प्लस 2 लोन पेयर हैं, स्टेरिक नंबर आया 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा यहां पर sp3 में अगर ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हो तो ऐसे आप बनाओगे, ऐसे आप बनाओगे, ये हो गए इनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये रहा ऑक्सीजन सेंटर एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड दिस इज 2p4। ये रहा, ऐसी एक एक करके। अब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं और 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने से पहले, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा एक s और p के 3, ये 2s है, ये 2p है, एक s का और p के 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, बन गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये रहा ऑक्सीजन, एक ये रहा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन। अब डिस्ट्रीब्यूट करो इन इलेक्ट्रॉन्स को, 4 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। इसी प्रकार यहां देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दिखा दो, और 2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना पड़ेगा। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, राइट। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में तो केवल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रोल होता है। एक हाइड्रोजन आएगा इधर से, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन आएगा यहां से, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर शेयर कर लेगा या पेयर्ड अप कर लेगा। ये दोनों पेयर तो हो गए बॉन्ड पेयर, क्योंकि शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर है, ये हो गए बॉन्ड पेयर। तो यहां तो जो रिपल्शन होगा वो होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन ये पेयर अनशेयर्ड रह गया, इसे लोन पेयर कहेंगे। ये भी अनशेयर्ड रह गया ऑक्सीजन का, इसे लोन पेयर कहेंगे। तो यहां पर आप देखो, ऑक्सीजन के अराउंड 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। यहां पर आप देखोगे ये फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है, ये तो ओवरलैप करेंगे नहीं। यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, वो इधर पेयरिंग करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, वो यहां से पेयरिंग करेगा, राइट। अब ये वाटर की शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन इस ज्योमेट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के अराउंड 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 में से 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। प्यारे बच्चों, लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे? वेस्पर थ्योरी कहती है लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन अलग होता है, उससे कम होता है, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है। अब यहां पर आप देखिए इसको,
ये है बॉन्ड पेयर और ये भी है, यस प्लीज कम, ये है बॉन्ड पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। बेटे इसे यहां फिंगर से पकड़ लो दोनों को, एक को यहां से एक को यहां से। ये दोनों हैं, हाथ नीचे करो, ये दोनों हैं बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर। अब प्यारे बच्चों लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा, इसमें रिपल्शन ज्यादा, ये ऐसे हैं, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये यूं फैलेंगे, इस प्रकार फैलेंगे, ये दोनों फैल जाएंगे। इधर से रिपल्शन लगेगा लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का, ऊपर से रिपल्शन लगेगा लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का। इधर को बेटे, लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का। आप जानते हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें होगा बॉन्ड पेयर, हटा लो बेटे, थैंक यू, अभी वहीं खड़े हो जाओ। यहां पर होगा बॉन्ड पेयर, मतलब नीचे से ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा, ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो होगा क्या, होगा ये दोनों बॉन्ड पेयर थे, जब ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो ये थोड़ा सा नीचे को आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे को आ जाएंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल होना तो इतना चाहिए था, लेकिन हल्का सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर ऊपर से रिपल्शन ज्यादा देगा, तो जहां बॉन्ड एंगल इतना होना था वहां बॉन्ड एंगल इतना हो जाएगा। तो यहां पर एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है, वो बॉन्ड एंगल पाया जाता है 104 डिग्रीज, 104 डिग्रीज। तो अब आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। दो क्वेश्चन कब बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, CH4 के अंदर आपने देखा था सेंटर एटम के अराउंड केवल एक ही तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन था। सेंटर एटम के अराउंड ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। अगर सेंटर एटम के अराउंड केवल होते हैं बॉन्ड पेयर्स, नोट करना, अभी इस लाइन को लिखो, अगर केवल बॉन्ड पेयर होते हैं तो जैसा हाइब्रिडाइजेशन कहती है एक्चुअली बॉन्ड एंगल उतना ही पाया जाता है। लेकिन NH3 में आपने देखा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आ गया लोन पेयर, वाटर में आपने देखा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आ गए दो लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर आता है, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर हल्का सा नजदीक आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो फटाफट एक पॉइंट नोट करके आप लिखिए कि लोन पेयर या प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज द कॉज ऑफ इर्रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर आएगा तो उससे ज्योमेट्री रेगुलर की बजाय इर्रेगुलर हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल जो आपका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल उतना ना होके उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नंबर 1 पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा सकता है, टेल द बॉन्ड एंगल इन CH4। तो ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि यहां सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो जो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन कहती है बिल्कुल वही पाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, टेल द बॉन्ड एंगल इन NH3 में आ गया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में या सेंटर एटम के अराउंड जैसे ही लोन पेयर आएगा वैसे ही ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल में एक्सेसिव रिपल्शन बाय लोन पेयर के कारण, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल डेविएट कर जाएगा, रेगुलर बॉन्ड एंगल से डेविएट कर जाएगा, और या तो 107 हो जाएगा जैसा कि NH3 में होता है, या फिर 104 डिग्रीज हो जाएगा जैसा कि वाटर में होता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टेल द बॉन्ड एंगल इन H2O। तो आप जानते हैं, लर्न कर लेंगे, CBSE क्लास 12 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल आपको लर्न होना चाहिए,
उसका कारण भी आपको लर्न होना चाहिए। 107 डिग्रीज होता है और वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है ये 104 डिग्री होता है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब हम चलते हैं और हाई प्रोफाइल एग्जांपल्स की तरफ, लेकिन पहले आप इसको फटाफट कर लेंगे नोट, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं फिर रब। अब इरेगुलर ज्योमेट्री में दो एग्जांपल लेते हैं जो नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, SF4 मॉलिक्यूल। SF4 मॉलिक्यूल, मेरे प्यारे बच्चों जानने की कोशिश करते हैं SF4 मॉलिक्यूल के बारे में। यहां पर लोन पेयर होता है, इरेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल होता है। चलो देखने की कोशिश करते हैं कैसी इसकी ज्योमेट्री होगी और कैसे इसके बॉन्ड एंगल होंगे। यहां पर सेंटर एटम सल्फर होता है एंड नंबर ऑफ एटम्स अटैच अराउंड द सेंट्रल एटम 4 होते हैं। एक लोन पेयर होता है, यानी कि स्टेरिक नंबर आ गया 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर जो होने वाली है वो sp3d होने वाली है, राइट। अब सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। अब कोशिश करो नीट और जेईई का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करो। मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। एक बार प्रयास करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तुरंत आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सल्फर नंबर 16, केवल और केवल लास्ट वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p4। ओके बच्चों, किस तरीके से नीट और जेईई में, और 3D पड़ा हुआ है खाली, ये है खाली। अब मैं आपसे पूछता हूं, सल्फर को बॉन्ड बनाने हैं 4। ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग ना करके अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और एक्साइट करेगा 3p से 3d में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला गया। अब इसके पास 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, हो गए अवेलेबल। अब सल्फर क्या करेगा, बॉन्ड बनाने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा और नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। अब कितने मिक्स करेगा वो आपने देखा, sp3d, s को, p के 3 को और यहां से इनको मिक्स करेगा, एक s 3 p के और एक d का मिक्स करेगा। हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होगी sp3d। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आप जानते हैं कि शेप होती है ये, शेप होती है ये ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां होगा बीच में सल्फर, बीच में होगा सल्फर, राइट, ये होगा सल्फर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 प्लेनर बॉन्ड एंगल होते हैं ये तो होते हैं 120 डिग्री के। इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के नाम से भी पहचाना जाता है। एक बॉन्ड ऐसे होता है अबव द प्लेन, एक ऐसी बैक साइड द प्लेन होता है, जिनको आप इस तरीके से दिखाने वाले हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। 2 बॉन्ड एंगल आपके होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। अब सबसे पहले ध्यान रखें, जब ये पांचों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो 5 नए ऑर्बिटल्स ये वाले बनेंगे, ये वाले 5 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट। सवाल है ये जो लोन पेयर होता है ये कौन सी पोजीशन पर जाएगा, लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर जाएगा। अगर हम लोन पेयर को यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, प्लेनर पोजीशन पे रखते हैं, यहां रखते हैं, तो लोन पेयर में बॉन्ड एंगल रहेगा, लोन पेयर में बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री। और अगर गलती से आपने अगर लोन पेयर को यहां ना रख के, यहां लोन पेयर ना रख के लोन पेयर रख दिया यहां पर, अगर इस पोजीशन पे रख दिया तो लोन पेयर में बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब लोन पेयर रहेगा पास, लोन पेयर रहेगा पास। अब वेस्पर थियरी ये कहती है लोन पेयर
लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। कंक्लूजन में हम ये भी कह सकते हैं लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल करता है। और याद रखो, क्लास में भी जो बच्चा सबसे ज़्यादा रिपेल करता हो टीचर उसे सबसे दूर बैठा देते हैं, अलग बैठा देते हैं। तो हमेशा एक पॉइंट 11th क्लास नोट करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अगर ज्योमेट्री में लोन पेयर आता है और कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोन पेयर को 120 पे भी रख सकते हो, लोन पेयर को 90 पे भी रख सकते हो, तो कोशिश करना, क्योंकि लोन पेयर रिपेल ज़्यादा करता है, ज्योमेट्री में टेंशन लाता है। रिपल्शन लाने का मतलब होता है टेंशन लाता है, और जो चीज़ टेंशन लाती हो उससे दूरी बनाई जाती है। तो 90 पे रख दोगे तो दूरी कम रहेगी, और अगर 120 पे रख दोगे तो दूरी ज़्यादा रहेगी, तो रिपल्शन कम रहेगा। राइट? तो हम हमेशा उसको कभी भी कम एंगल पर लोन पेयर को नहीं रखना है। याद रखो, लोन पेयर को हमेशा हमेशा और हमेशा ज़्यादा बॉन्ड एंगल पर रखना है, यानी कि ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज लोन पेयर जो रखा जाएगा, लोन पेयर हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर रखना है। एक पॉइंट यहीं पे नोट लगा के लिख लो। राइट? पहले मैं क्वेश्चन ही यहां पर लिख देता हूं, वाई लोन पेयर इज केप्ट ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, इज केप्ट ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। तो आप यहां पर ये पूरा एमसीक्यूज का टॉपिक बनता है। क्या लिखने वाले हैं आप लिखने वाले हैं, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बॉन्ड एंगल ज्यादा का मतलब होता है लोन पेयर दूर होता है। लोन पेयर जितनी दूर होगा रिपल्शन उतना ही कम होगा, मॉलिक्यूल में टेंशन उतनी ही कम होगी, और वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उतनी ही स्टेबल होगी। तो यहां लोन पेयर रखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। अब एक फ्लोरीन ऊपर से आएगा, यहां शेयर कर लेगा, एक फ्लोरीन यहां से आएगा, यहां शेयर कर लेगा, एक फ्लोरीन इधर से आएगा, ये शेयर कर लेगा, और एक फ्लोरीन इधर से आएगा, यहां शेयर कर लेगा। ये शेप होगी SF4 मॉलिक्यूल की, ये ज्योमेट्री होगी SF4 मॉलिक्यूल की। यहां पर बड़ा प्यारा सा जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि लोन पेयर को हमेशा सेंटर एटम से उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखें जो सबसे ज्यादा दूर हो, ताकि लोन पेयर का इंपैक्ट ज्योमेट्री पे कम से कम आए। लोन पेयर आने का मतलब होता है रिपल्शन आना, और रिपल्शन आने का मतलब होता है मॉलिक्यूल में टेंशन आना। तो टेंशन को दूर एंगल पे रखोगे, टेंशन कम रहेगी। अब इसी शैली में करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, आपसे आता है BrF3, ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको BrF3 के अंदर, इसके अंदर आपको शेप बतानी है, पूरी की पूरी शेप बतानी है। सबसे पहले आप सेंटर एटम के अराउंड 3 एटम है, 3 प्लस एक और एक 2 लोन पेयर हैं, 2 5, स्टेरिक नंबर 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। राइट? ये रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन में होता है 5s2, 5p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और d ऐसे पड़ा हुआ होता है खाली। चलो बच्चों, तुम बताओ, 3 बॉन्ड बनाने हैं। ग्राउंड स्टेट में ब्रोमीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ना करके एक्साइटेड स्टेट में करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हो जाएगा। लेकिन ब्रोमीन बॉन्ड बनाने से पहले क्या कार्य करेगा? अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा। किसे किसे मिक्स करेगा? एक S को मिक्स करेगा, 3 P को मिक्स करेगा, और एक D को मिक्स करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसे। बीच में रहेगा ब्रोमीन, बीच में रहेगा ब्रोमीन, ये
ऐसे, इस प्रकार एक बॉन्ड रहेगा अबव द प्लेन, एक रहेगा बिलो द प्लेन। 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री के, 2 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। शेप का नाम होगा ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल। अब ब्रोमीन के अराउंड अब आप ये 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, ये नए 5 बने थे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब आप मुझे बताओ, लोन पेयर को ज्यादा एंगल पे रखोगे या कम एंगल पे रखोगे? तो आसान है, ज्यादा एंगल पे रखना है, दूर से दूर रखना है लोन पेयर को, रिपल्शन ज्यादा देगा, टेंशन ज्यादा बढ़ाएगा। तो आप हमेशा ऐसे एंगल पे उसको रखें जहां से लोन पेयर की दूरी बढ़ जाए और मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल में टेंशन कम हो। तो ये 1 और एक 2, दोनों के दोनों जो लोन पेयर हैं, दोनों के दोनों जो लोन पेयर हैं वो आप इक्विटोरियल पोजीशन पर ही देंगे, क्योंकि यहां जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा, रिपल्शन, बॉन्ड एंगल ज्यादा का मतलब दूर दूर होंगे, रिपल्शन कम देंगे, इस ज्योमेट्री में टेंशन कम देंगे। बच गया एक इलेक्ट्रॉन यहां, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहां। एक फ्लोरीन यहां आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहां आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहां आ जाएगा, राइट। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी देखा जा सकता है, ये रहा Br, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक ये रहा, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन। इसे टी शेप भी कहा जाता है, टी शेप मॉलिक्यूल के नाम से भी पहचाना जाता है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज जो पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा, वो पढ़ा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 2 तरह की। जरा अब आप 2 मिनट ध्यान से बात सुनेंगे, बड़े अच्छे से ध्यान से आप मेरी बात सुने। हमने कहा ज्योमेट्री 2 तरह की, रेगुलर और इर्रेगुलर। कंक्लूजन के तौर पर आप ये कह सकते हैं, अगर ज्योमेट्री के अंदर केवल और केवल बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और याद रखिए, अगर ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आ जाता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन से जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो चेंज हो जाता है और ज्योमेट्री हो जाती है इर्रेगुलर। जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल में इर्रेगुलरिटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। हमेशा याद रखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपेल करता है, या लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर को कोशिश करना, जब जब आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्लेस करें तो उसे दूर से दूर रखने की कोशिश करना, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो ज्यादा रिपेल करता है। ज्यादा रिपेल करता है तो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा बदलाव लाता है। ऑलराइट, ये आज की महत्वपूर्ण बातें रहीं। आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। जिन बच्चों को IIT के क्वेश्चन सॉल्व करने का शौक होता है, अब आप क्या करेंगे, मैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ICl2 नेगेटिव और एक है ICl4 नेगेटिव। इनमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इनकी आप ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे और इनमें आप बॉन्ड एंगल हमें बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं होता है समाप्त।